जनवरी की कड़कड़ाती ठंडी और साल था 2014। जिला था मुरादाबाद। दोस्तों 2014 में जनवरी के महीने में मुरादाबाद जिले के मुरेठा गांव में दो व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, ठांकर महावीर कॉलेज में मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है। बच्ची मर गई है, अब इसे दफनाना है। दफनाने के लिए हमें फावड़ा चाहिए। हमें बता दीजिए कि हम इसे कहाँ दफना सकते हैं। ऐसे दुख में लोग हर तरह का सहयोग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए फावड़ा आदि लेकर गांव के लोग उसके साथ गांव में बहने वाली गागन नदी की ओर चल दिए। गांव का एक आदमी दुकान से बच्ची के लिए कफन भी खरीद लाया। गागन नदी के आसपास के गांव के लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे शमशान में करते हैं, इसलिए वे भी बच्ची को कफन में लपेटकर नदी की तरफ चल दिए। दोस्तों नदी किनारे पहुंचकर गांव के एक आदमी ने बच्ची की लाश दफनाने के लिए एक गड्ढा भी खोद दिया और उसे दफनाने ही वाले थे कि तभी बच्ची रोने लगी। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले चौंक गए, क्योंकि उन लोगों ने बच्ची को मरा हुआ बताया था। बच्ची के जीवित होने से उसके पिता और साथ आए युवक को तो खुश होना चाहिए, लेकिन वे तो घबरा रहे थे। उनके चेहरे देखकर गांव वालों को शक हो गया। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लिहाजा उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन वो यही कहते रहे कि डॉक्टर ने तो बच्ची को मृत बताया था और इसीलिए वो दफनाने के लिए लेकर आए थे। पर यह बात गांव वालों के गले नहीं उतर रही थी। शोर शराबा सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग भी पहुंच गए। भीड़ बढ़ती देखकर दोनों वहां से भागने का मौका ढूंढने लगे, पर लोगों ने उन्हें दबोच लिया। तुरंत ही पुलिस में खबर दे दी। सूचना पाकर वहां के इंस्पेक्टर सहदेव सिंह शमशान घाट पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि एक का नाम राजेश और दूसरे का नाम दिनेश है। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वो जीवित थी और कम से कम 5-6 दिन की लग रही थी। पता चला कि वो राकेश की बेटी है और दूसरा युवक उसका साला है। पास में ही तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में और पुलिस ने उस बच्ची को अबिलम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने जब उस बच्ची को देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि ये बच्ची दोस्तों वहीं पैदा हुई थी और उसकी माँ उस समय वहीं भर्ती थी। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि बच्ची को उसका पिता राजेश जीवित अवस्था में ही उठा कर ले गया था, तो उसके मरने का सवाल ही नहीं उठता। जब पुलिस ने राजेश को बहुत ज़्यादा धमकाया तो उसने एक चौंकाने वाली कहानी बताई। दोस्तों राजेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के हाफिजगंज का रहने वाला था। मोटर मैकेनिक का काम करता था और पिता राम भरोसे को जब लगा कि राजेश अपना घर चलाने लायक हो गया है तो उन्होंने बरेली के ही नवाबगंज में रहने वाले मुक्ता प्रसाद की बेटी सुनीता से उसकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद राजेश के खर्चे बढ़ गए, इसलिए राजेश कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढने लगा। इसी दौरान उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर स्थित एक फैक्ट्री में उसकी नौकरी लग गई। उस फैक्ट्री में बाइक की चेन बनती थी। कुछ दिनों बाद राजेश पत्नी सुनीता को रुद्रपुर ले गया। वहाँ हंसी खुशी जीवन चल रहा था। इसी दौरान सुनीता गर्भवती हो गई। इससे पति पत्नी दोनों खुश थे। पहली बार माँ बनने पर महिला को कितनी खुशी होती है, इस बात को सुनीता महसूस कर रही थी। राजेश भी सुनीता की ठीक से देखभाल कर रहा था। सुनीता को 7 महीने पूरे हो गए थे। अब सुनीता को कुछ परेशानी होने लगी। दोस्तों डॉक्टर ने जो भी सुनीता को कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दी थी, सावधानी बरतने की हिदायत दी थी, उसने नहीं संभाल पाई और एक दिन सुनीता को अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तो सुनीता का इलाज चल रहा था। राजेश पत्नी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गया। सुनीता का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने स्थिति गंभीर बताई, क्योंकि सुनीता के पेट में 7 महीने का बच्चा था। यदि वो 8 महीने से ऊपर होता तो नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती थी, पर समय से पहले डिलीवरी कराना मुनासिब नहीं था। ऐसी हालत में सुनीता को किसी अच्छे अस्पताल या नर्सिंग होम ले जाना ज़रूरी था। रुद्रपुर में कई नर्सिंग होम ऐसे थे जहां पर सुनीता को ले जाया जा सकता था, लेकिन वो महंगे होने के कारण राजेश के बजट के बाहर थे। लिहाजा वो पत्नी को लेकर मुरादाबाद आ गया और उसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहाँ 4 जनवरी 2014 को सुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
बच्ची 7 महीने की पैदा हुई थी, इसलिए बहुत कमज़ोर थी। NICU में रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी वहाँ पर पहले से ही बच्चे रखे हुए थे। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने सलाह दी कि अपनी बच्ची को किसी और नर्सिंग होम या अस्पताल ले जाएं या फिर दिल्ली ले जाएं, क्योंकि बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उधर इतनी कमज़ोर बच्ची को देखकर वार्ड में भर्ती और मरीजों ने राजेश के मुंह पर ही कह दिया कि ये बच्ची बचेगी नहीं, यदि बच भी गई तो सारी जिंदगी अपंग रहेगी। लेकिन राजेश ने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेटी की जान बचाने के लिए राजेश उसे मुरादाबाद के साईं अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में बच्ची को भर्ती करने से पहले 10,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। उसके पास इतने रुपए नहीं थे। राजेश ने अस्पताल कर्मियों से कहा कि पैसे बाद में जमा करा देंगे, पहले इलाज शुरू करो। लेकिन उसके अनुरोध पर भी अनसुना कर दिया गया। राजेश बेटी को हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने सारे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को फ़ोन किया। लेकिन जैसे ही पैसे मांगता, लोग बहाना बना देते। राजेश बहुत परेशान हो गया था। ऐसी हालत में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चारों ओर से हताश हो चुके राजेश के कानों में तीरमदारों के शब्द गूंज रहे थे कि बच्ची जिंदा नहीं बचेगी और बचेगी भी तो विकलांग रहेगी। निराशा और हताशा के दौर से गुजर रहे राजेश ने सोचा कि जब बच्ची पूरी जिंदगी विकलांग रहेगी तो इसकी जान बचाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। इसके अलावा उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि यदि बच्ची नहीं मरी तो पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा, कैसे इसका पालन पोषण करेगा, कैसे इसकी दवाइयाँ करवा पाएगा। लिहाजा उसने बेटी को खत्म करने की सोची। इस बारे में जब उसने साले दिनेश को बताया तो उसने भी जीजा के हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 दिन की बच्ची को खत्म करने के लिए कहा। दोनों ने बच्ची को मारने का फैसला कर लिया, लेकिन अपने हाथों से दोनों में से किसी को उसका गला दबाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर उन्होंने तय किया कि बच्ची को जिंदा ही गड्ढे में दफना देंगे। जब सुनीता पूछेगी तो बता देंगे कि बच्ची की मौत हो गई और वो उसे दफनाने के लिए आए थे। गड्ढा खोदने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए फावड़ा मांगने के लिए मुरेठा गांव पहुंचे थे। ऐसी हालत में गांव वालों ने उनकी सहायता करना मुनासिब समझा और तुरंत बच्ची की आंख जब गड्ढा खोदते समय उसे दफनाए जाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था खुल गई। उसे तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। पिता से यमराज बनने के हालात राजेश के सामने चाहे जो भी रहे हों दोस्तों, लेकिन इसमें वो अकेला दोषी नहीं है। इसमें दोष उन लोगों का भी है जिन्होंने उसे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। वो इतना संवेदनहीन हो गया कि अपनी जीवित बेटी को कब्र में रखते हुए उसके हाथ तक नहीं कांपे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? सच्ची थी और दिल को छू लेने वाली थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।